गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो C++ आज हम सीखने जा रहे हैं फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, और इसके लिए जो मैं आईडी यूज़ कर रही हूँ वो है ये डेव C++ का आईडी। आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो अगर अभी तक आपके पास डेव C++ नहीं है तो इट्स बेटर कि आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। हम अपनी पूरी लर्निंग इसी आईडी पे करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको ओपन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। एक बार जब आप इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे तो व्हाट यू हैव टू डू, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। यू हैव टू क्रिएट अ फाइल। तो फाइल क्रिएट करने के लिए इधर आप फाइल पे जाओ और यहाँ से न्यू पे क्लिक करो, फाइल न्यू एंड देन गो टू सोर्स फाइल। और आपके पास सेकेंड शॉर्टकट है कि आप Ctrl+N हिट करोगे तो आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि C++ के प्रोग्राम को हम कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं। आपने देखा होगा जनरली C++ में कुछ ऐसा स्केलेटन बना हुआ जिसके साथ आप बहुत फैमिलियर होंगे, आपने बहुत देखा होगा। इंट मेन एंड रिटर्न 0। तो जैसे आप आईओ स्ट्रीम देखते हैं आपको लगता है कि ये एक C++ का कोड हो सकता है। ठीक है, यहीं से देख के आप समझ जाते हो कि ये एक C++ का कोड हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। C++ के प्रोग्राम को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। वी कैन राइट C++ कोड इन 3 वेज। कौन कौन से वेज हो सकते हैं मैं अभी के लिए इसको रिमूव करती हूँ और आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। नंबर फर्स्ट, प्रोसीजरल अप्रोच। प्रोसीजरल अप्रोच, ठीक है, क्या है ये, कैसे काम करता है, ये सब हम आगे देखेंगे। सेकंड है आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच, ठीक है, और थर्ड इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। अब C++ है क्या? बेसिकली ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जिसको डेवलप किया था 1983 में। कब? 1983 में। किसने डेवलप किया था? ज़ारनेस ट्रॉस्टअप ने। ठीक है, ईयर याद कैसे रखोगे? इसी ईयर में कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता था। तो अगर आप भूल जाओ, कभी ईयर याद ना रह पाए आपको, तो इस तरीके से आप एक एंकर बनाकर याद कर सकते हो। ठीक है, C++ को बेसिकली हम सुपर सेट ऑफ C भी बोलते हैं, क्योंकि पहले C आई थी, फिर C के बाद ज़ारनेस ट्रॉस्टअप ने C++ डिज़ाइन किया था, तो इसको हम सुपर सेट ऑफ C भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि C++ में प्रोग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया आपको? आप 3 वेज में C++ के प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं जरा इस फाइल पे, और सबसे पहले मैं एक कोड लिखती हूँ। जब भी कोई फाइल आप क्रिएट करोगे और अगर आपको उसके बाद उसको सेव करना है तो आप इधर Ctrl+S कर सकते हो या फिर फाइल मेन्यू में जाके सेव पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ मैं इसका नाम दे रही हूँ prg1.cpp। किसी भी C++ के फाइल को आपको सेव करने के लिए जो एक्सटेंशन आपको यूज़ करना है वो .cpp एक्सटेंशन यूज़ करोगे। वैसे तो इस आईडी में एक फीचर है कि इसका जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है वो .cpp ही आप यहाँ देख सकते हो। तो अगर आप स्किप भी करते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट .cpp ही लेता है। बट जस्ट बिकॉज इस आईडी पे हम C भी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और C++ भी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एक्सटेंशन मेंशन करो। बिकॉज अगर आप C का कोड लिख रहे हो और आप एक्सटेंशन मिस कर दोगे तो .cpp से वो सेव हो जाएगा और फिर सारे जो फीचर्स हैं वहाँ पे वो C++ के यूज़ होने लगेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको एक्सटेंशन के साथ सेव कर देना है .cpp में। अब मैं यहाँ पे एक लाइन और लिखती हूँ, printf हेलो वर्ल्ड। इस प्रोग्राम से तो आप बहुत फैमिलियर हो। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब आपको ये देख के लग रहा होगा कि ये एक C का फाइल है।
ये एक सी का प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे stdio.h हेडर फाइल यूज़ किया। अब हेडर फाइल क्या है ये सब हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे, बट अगर आपको ध्यान हो तो इस फाइल को मैंने सेव किया था विद .cpp एक्सटेंशन, है ना। सो ये फाइल जो है हमारा सी का नहीं, ये कोड आप लिख रहे हो C++ में। आप देखो यहाँ पे यही फाइल थी ना वो .cpp में हमने इसको सेव किया था, तो ये C++ की फाइल है। ये कोड हमने लिखा है C++ में, बट आप क्या करते हो, stdio.h देखकर आपने समझ लिया कि ये सी का कोड है, लेकिन ये कोड लिखा हुआ है C++ में। मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। आप देखो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। ठीक है, ये रन हो रहा है। कोई प्रॉब्लम आया? नहीं आया। इसी को हम बोलते हैं प्रोसीजरल अप्रोच ऑफ C++। प्रोसीजरल अप्रोच ऑफ C++। फर्स्ट अप्रोच जो मैंने आपको यहाँ बताया था, फर्स्ट अप्रोच जिसमें हम C++ के प्रोग्राम को लिख सकते हैं, दैट इज योर प्रोसीजरल अप्रोच, जिसमें हम प्रोसीजर का यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन का यूज़ करके अपने प्रोग्राम को लिख रहे हैं। और ये पहले से आप C में लिखते आ रहे हो ना, कन्वेंशनल वे ऑफ राइटिंग C के प्रोग्राम का जो होता है वही C++ के प्रोग्राम में भी जब आप लिखते हो तो उसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल अप्रोच ऑफ C++। तो एक तरीका तो ये हो गया। इसमें हम कुछ और भी मैसेज प्रिंट करके देखते हैं। सेव करते हैं, रन करते हैं, और देखो वेलकम टू डे 1 ऑफ C++। सो दिस इज योर प्रोसीजरल अप्रोच ऑफ C++, जिसमें हम क्या करते हैं, वैसे ही कोड लिखते हैं जैसे कि हम C में लिखते आए हैं, बस उसके एक्सटेंशन को हम क्या कर देते हैं, .cpp कर देते हैं। एक्सटेंशन चेंज कर देने से जो हमारा कोड है वो C++ का कोड बन जाता है। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं दूसरा ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच। अब ये ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच क्या है? ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कुछ रेडीमेड ऑब्जेक्ट पहले से बने हुए मिले हैं हमें C++ में, कुछ रेडीमेड क्लासेस बनी हुई मिली हैं, जब हम उनको यूज़ करके अपने प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच। ऑब्जेक्ट बेस्ड मतलब रेडीमेड ऑब्जेक्ट के बेसिस पे जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये फंक्शन यहाँ से रिमूव करूँगी और यहाँ मैं लिखूँगी cout। ठीक है, फिर मैंने इसको Ctrl+S से सेव किया, और सेव करने के बाद मैं इसको रन करूँगी तो देखना क्या प्रॉब्लम है। देयर इज अ प्रॉब्लम, दैट इज cout was not declared in the scope because cout एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट है। अभी जैसे मैं आपको ये तीनों अप्रोच सिखा दूंगी ना, उसके बाद मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी cout क्या है। अभी के लिए आप ये जान लो कि cout अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जो हेडर फाइल यूज़ करनी होगी दैट इज iostream। ठीक है, फिर मैंने सेव किया इसको और रन किया। अगेन प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे सेकेंड लाइन में मेंशन करूँगी यूजिंग नेम स्पेस std। ये भी मैं बेसिक आपको आज की ही क्लास में बताऊँगी कि यूजिंग नेम स्पेस std हम क्यों लिखते हैं। ठीक है, फिर मैंने सेव किया Ctrl+S से और इसको मैं रन कर रही हूँ। कंपाइल एंड रन के लिए इधर आप F11 हिट कर सकते हो और ये वाला बटन को भी आप क्लिक कर सकते हो। Done. So this is your object based approach of C++. Why? Because यहाँ पे cout एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट है जो Zarnias Trust अपने पहले से हमें बना के C++ में दिया है। मैं उस रेडीमेड ऑब्जेक्ट को यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, मैंने अपना कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है। तो जब तक किसी भी प्रोग्राम में आप रेडीमेड क्लास, रेडीमेड ऑब्जेक्ट यूज़ करते रहोगे, तब तक C++ के उस कोड को आप बोलोगे कि हमने इसे ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच यूज़ करके लिखा है, हमने अपनी कोई क्लास, अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है। तो अब तक आपने जितने भी कोड लिखे होंगे जिसमें आपने अपनी कोई क्लास और अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है, तो आपने अभी तक C++ का ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच यूज़ किया है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया। अब cout क्या है, यहाँ पे अभी आपके लिए नया होगा cout, ये ऑपरेटर और ये यूजिंग नेम स्पेस std। अभी के लिए यहीं पे इसको पॉज करो, इसको हम आगे
सीखेंगे, ठीक है। थर्ड इज़ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। अभी मैंने ऑब्जेक्ट बेस में आपको बताया कि आपको कुछ रेडीमेड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट मिलते हैं, आप उनको यूज़ करते हो और अपना प्रोग्राम लिखते हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच। बट क्या वो जो रेडीमेड हमें मिले हैं उन सारी चीज़ों से हमारा काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। एट दैट केस जब आप अपनी क्लासेस, अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो प्रोग्राम को और वर्सेटाइल बनाने के लिए, यूज़र एक्सपीरियंस को और बढ़ाने के लिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, जहाँ पर हम अपनी क्लास बनाते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट, थर्ड इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। यहाँ पे मैं सेम मैसेज को प्रिंट करने के लिए मैं मेरे ऑब्जेक्ट का यूज़ करूँगी, जो कि ऑब्जेक्ट मैं खुद क्रिएट करूँगी। अब कोई ऑब्जेक्ट तो हम तभी क्रिएट कर सकते हैं ना जब हमारे पास कोई क्लास हो। तो सबसे पहले मेरा पहला टारगेट क्या होगा? एक क्लास क्रिएट करना। तो लेट्स सपोज मैंने एक क्लास बना लिया ए। अभी ये क्लास कैसे वर्क करता है, मैंने पब्लिक क्यों लिखा है, यहाँ पे मैं वॉइड प्रिंट क्यों लिख रही हूँ, ये सब अभी के लिए आप इग्नोर करो, ये अभी आपको नहीं सीखना है, ये हम आगे आने वाली क्लासेस में सीख रहे होंगे। इस मैसेज को मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ पे इस फंक्शन में लिख दिया। अभी के लिए आप इतना ही समझ लो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक मेरी क्लास बनाई, क्लास ए। मैंने क्या बताया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में आपको आपका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो अब मुझे मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू राइट योर क्लास नेम, देन योर ऑब्जेक्ट नेम। क्लास ए इज योर क्लास एंड obj इज योर ऑब्जेक्ट नेम। तो हमने बना लिया मेरे क्लास का एक ऑब्जेक्ट ए क्लास का। उसके बाद अब मुझे मेरा फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन कौन सा फंक्शन? प्रिंट फंक्शन किसको बिलोंग करता है? ए क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। बट मैं ए क्लास को कैसे एक्सेस करूँगी? विद द हेल्प ऑफ ए का ऑब्जेक्ट। तो ए का ऑब्जेक्ट क्या है? obj। तो मैं कॉल करूँगी obj.print। अगेन मैंने इसको सेव किया कंट्रोल S से और मैं इसको रन कर रही हूँ। क्या अब ये बात आपको समझ में आ गई कि हमने अब सेम प्रोग्राम को कैसे लिखा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज़ करके। तो अभी तक में हमने ये सीखा कि C++ के प्रोग्राम को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं: प्रोसीजरल अप्रोच, ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ये था आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच। अगर मैं इन तीनों को एक फाइल में और लिख देती हूँ तो आप तीनों पैरेलल देख पाएंगे। प्रोसीजरल अप्रोच, यहाँ मैंने क्या लिखा था? ये जितनी .h की फाइल होती है ना, ये सब C की फाइल होती है, C की लाइब्रेरी फाइल होती है। C की सारी लाइब्रेरी फाइल आप C++ में यूज़ कर सकते हो। वाई? मैंने अभी आपको बताया कि ये है आपका C++। क्या है? सुपर सेट है C का। तो C में आपने जो कुछ भी सीखा है वो सब C++ में यूज़ होगा। C का जो कुछ भी पार्ट है वो सब C++ में यूज होगा। तो ये stdio.h कहाँ है? ये C का लाइब्रेरी है, तो ये C++ में भी यूज होगा। लेकिन IOStream किसकी फाइल है, किसकी लाइब्रेरी है? ये C++ की लाइब्रेरी है। तो ये वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। आप IOStream को C में यूज़ नहीं कर सकते हो, बट stdio.h को C++ में यूज़ कर सकते हो। लाइकवाइज आप math.h C की लाइब्रेरी थी, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो C++ में। string.h C की लाइब्रेरी है, ये सब आप यूज़ कर सकते हो C++ में। बट C++ का जो एक्सक्लूसिव लाइब्रेरी है वो आप C में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या अब आपको ये तीनों अप्रोचेस क्लियर हो गए? प्रोसीजरल अप्रोच, दिस इज योर प्रोसीजरल अप्रोच। एक बार मैं वापस रिवाइज कर दूं, जिसमें आप C के अप्रोच को यूज़ करते हैं। जैसे आपने C का कोड लिखा था 100% कोड बिल्कुल वैसे ही लिखते हो। बस जब आप इसको सेव करते हो तो सेव करते टाइम पे इस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है उसमें आप क्या लगा देते हो? .cpp। जो C का एक्सटेंशन होता है .c होता है। .c को रिमूव करके आप .cpp लिख देते हो, तो वो फाइल बन जाती है आपकी C++ की। किस अप्रोच को यूज़ करके? प्रोसीजरल। सेकंड क्या है आपका? ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच, जिसमें आप पहले से गिवन जो रेडीमेड ऑब्जेक्ट और क्लास है उनका यूज़ करते हो। यहाँ पे हमने सी आउट का यूज़ किया है। सी आउट क्या है? एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही सीन भी एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड थर्ड इज़ योर
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, जहाँ पर आप अपना खुद का क्लास और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और फिर अपना काम करते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लास ए एक क्रिएट किया है और फिर उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है और ऑब्जेक्ट को यूज़ करके मैंने ये प्रिंट मेथड कॉल किया है। तो सेम काम को करने का हमारे पास देयर आर 3 वेज। वेल, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं 3 अप्रोच को यूज़ करके मैं आपको 2 नंबर के सम का प्रोग्राम बताती हूँ। ठीक है, आप देखोगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या वेरिएशन है। अब आप इजीली प्रोग्राम को देख कर ये समझ जाओगे कि C++ का ये जो प्रोग्राम है ये किस अप्रोच को यूज़ करके लिखा हुआ है। ये आपको पहले से सीखना बहुत ज़रूरी है। ये है आपका प्रोसीजरल अप्रोच ऑफ C++। तो इसी में मैं आपको 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम कराती हूँ। मुझे चाहिए 2 नंबर, इंट A B, मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। इन दोनों वेरिएबल में हम यूज़र से 2 वैल्यू ले लेते हैं। अब यहाँ जो मैं वे लिख रही हूँ ना, ये सी में हम ऐसे ही यूज़र से वैल्यू गेट करते हैं, जहाँ पे हम ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं, स्कैन करते हैं बेसिकली हम कंसोल से वैल्यू को। तो पहली वैल्यू जो हम यहाँ से इंटीजर वैल्यू जो गेट करेंगे, परसेंटेज यूज फॉर इंटीजर, वो एड्रेस ऑफ ए पर रखी जाएगी और दूसरी वैल्यू जो हम यहाँ से गेट करेंगे वो एड्रेस ऑफ बी पे रखी जाएगी। ठीक है, तो ए और बी में हमने वैल्यू रख ली। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इनका सम करना है ना मुझे, तो मैंने सम कर लिया। सम इज इक्वल्स टू %d एंड a प्लस बी। अब सी में भी वैसा ही होता है, डबल कोट के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा एक्सेप्ट द फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर की प्लेस पे कॉमा के बाद वाली जो वैल्यू है ना वो प्रिंट होती है। ठीक है, तो ये %d क्या करेगा, यहाँ पर एक स्पेस होल्ड करके रखेगा जहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू को आप प्रिंट करोगे। ठीक है, सेव किया मैंने कंट्रोल S से और अब मैं इसको रन करती हूँ। सो द कंट्रोल इज वेटिंग फॉर 2 वैल्यू 10 और 20 मैंने इंसर्ट किया एंड सम इज इक्वल्स टू 30। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हुई होगी, आपको ये समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कुछ भी ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करना, वापस से बैक जाना और वापस से उसको ट्रैक करके देखना, वापस से रिवाइज करके देखना, सब समझ में आ जाएगा। और ये बेसिक है बट बहुत ज़रूरी है आपके लिए डे 1 में आपको इन चीज़ों को समझना, सो दैट आगे आपकी लर्निंग बहुत ईजी हो जाए। ये इतने छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको कहीं नहीं लिखे मिलेंगे जनरली, और फिर आगे जब आप सीखते हो ना तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है अगर आपके बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते हैं। ये कोड आपको कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा तो आप देखते के साथ ही समझ जाओगे कि ये सी का कोड है। आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाएगा इस बात पे कि मैंने इसको C++ में सेव किया है। हम सी के कोड को एज इट इज C++ में भी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजरल अप्रोच। तो ये मैंने रन किया। अब सेम काम मुझे किस में करना है, ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच में। आते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच में। मैंने क्या बोला कि मुझे रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने हैं, तो इस लाइन को मैं रिमूव करूँगी। मुझे चाहिए 2 नंबर, तो सबसे पहले एक मैं मैसेज डिस्प्ले कर देती हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद इस नंबर को मुझे गेट करना है, तो किसी वेरिएबल में तो रखूँगी ये नंबर, तो मैंने ले लिया a और फिर मैं दूसरा नंबर गेट करूँगी। उसके लिए अगेन मैं एक मैसेज प्रिंट कर रही हूँ, एंटर सेकेंड नंबर एंड सी इन बी। अभी ये सी इन क्या है ये भी हम आगे देख रहे होंगे, इंट ए बी। अब मुझे इन दोनों को सम करना है, सी आउट, तो सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ देखना ज़रा, मैंने एक बार डबल कोट में लिखा है और एक बार विदाउट डबल कोट लिखा है। तो जब मैं डबल कोट में कुछ भी लिखूंगी ना, कोई फ्रेज लिखूंगी, तो उस फ्रेज को एज इट इज़ प्रिंट कर दिया जाएगा स्क्रीन पे। लेकिन अगर मैंने डबल कोट नहीं यूज़ किया है ना, तो इट मीन्स मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहती हूँ, तो ये एक्सप्रेशन पहले सॉल्व किया जाएगा a प्लस बी और इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इसको कंट्रोल S से सेव करते हैं और रन करते हैं।
फर्स्ट नंबर 10 एंड सेकंड नंबर 20 एंड द सम इज 30। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने 2 नंबर के सम का प्रोग्राम किस में लिखा है? ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच में, जिसमें हमने रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स का यूज किया, और यहाँ पे जो रेडीमेड ऑब्जेक्ट है वो सी इन और सी आउट है। ये था आपका प्रोसीजरल अप्रोच। अब मैं मूव करती हूँ सेम प्रोसेस के लिए, सेम कोड मैं करूँगी किसमें? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में। तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। 2 नंबर का सम ही तो किया था, तो इसी फंक्शन को मैं यहाँ से डिलीट करती हूँ, और देखो ये जो कोड मैंने यहाँ लिखा है ना, ये यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव किया और रन किया। ओबीजे ऑब्जेक्ट ने प्रिंट मेथड को कॉल किया, एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकेंड नंबर 20 एंड द सम इज 30। अब अगर अभी तक आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये एक ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट से हमने प्रिंट कैसे कॉल कर लिया है, तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूँ। केस में क्या होगा, जब भी हम कोड का एग्जीक्यूशन करते हैं C++ में, तो ऑलवेज कोड जो है हमारा वो मेन से एग्जीक्यूट होता है। मेन इज़ द एंट्री गेट ऑफ एनी प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम मेन फंक्शन में आएंगे, कंपाइलर मेन फंक्शन को रीड करेगा। लाइन नंबर 18 पे आएगा, इसने देखा कि ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना है। ए क्या है? एक टेम्पलेट है, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसकी एक एग्जिस्टेंस बनी। अब इस ऑब्जेक्ट से मैं क्या कर रही हूँ? प्रिंट मेथड कॉल कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इन 2 लाइन में ये बताना चाहती हूँ कि ए क्लास का जो प्रिंट मेथड है वो कॉल हो जाए। तो जैसे ही प्रिंट मेथड यहाँ से कॉल होगा, कंपाइलर कहाँ जाएगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट के पास, और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से वो इस मेथड को कॉल करेगा। कॉल किया, ए एंड बी डिक्लेयर किया गया, ये मैसेज प्रिंट हुआ, आपने जो ए को वैल्यू दी वो ए को असाइन हुई, ये मैसेज प्रिंट हुआ, आपने जो बी को वैल्यू दी वो बी को असाइन हुई, देन दोनों का सम करके यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया। तो दिस इज आवर थर्ड वे ऑफ राइटिंग C++ प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। जब तक आपको किसी भी C++ के प्रोग्राम में कोई आपका क्रिएट किया हुआ क्लास और ऑब्जेक्ट ना दिखे, तब तक आप यही समझोगे कि वो जो C++ का कोड है वो हमने लिखा है किस अप्रोच को यूज़ करके? ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच को यूज़ करके। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आपने यहाँ पर देखा कि मैंने बहुत जगह सी इन, सी आउट, यूजिंग नेम std वगैरह लिखा है। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखती हूँ, आपको उससे समझ में आ जाएगा। ये मैंने C++ की लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली, इंट मेन और रिटर्न 0। सेव करते हैं इसको। आपने एक चीज़ देखा यहाँ पर कि मैंने मेन से पहले का इंट रिमूव किया और रिटर्न 0 को भी कमेंट कर दिया, फिर भी ये हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि हम इंट मेन क्यों लिखते हैं, रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं। तो ये हम सीखेंगे फंक्शंस में। मेन क्या है? एक हमारा फंक्शन है, तो इसका जो डिटेल है वो हम सीखेंगे फंक्शन में। बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो ये वर्क करेगा, बट अभी आपको ये ऐसे लिखना नहीं है। अभी आपको ये बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, इंट मेन और रिटर्न 0, क्योंकि ये आपके लिए अभी प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए अभी आप इसको ऐसे ही सीखो। डिटेल हम इसको सीखेंगे जब हम फंक्शन सीख रहे होंगे। अभी मैं एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स यूज़र से गेट करूँगी, उनका सम प्रिंट करूँगी, उनका एवरेज प्रिंट करूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं इसी कोड में आपको एक्सप्लेन करूँगी बाकी सारी चीज़ें जो मुझे आपको सिखानी है डे 1 में। तो मुझे अगर 3 सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए तो मैं M1, M2 और M3, ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए हमारे। ठीक है, एवरेज भी कर लेते हैं यहीं पे। उसके बाद मैं एक मैसेज डिस्प्ले करती हूँ यूज़र को, एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट। ठीक है,
सी इन M1, सी इन M2, सी इन M3. Okay, then sum is equals to M1 plus M2 plus M3. उसके बाद हम एवरेज कर लेंगे. एवरेज इज इक्वल्स टू सम बाय 3. and see out your average marks are AVG and L. अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिली. फर्स्ट, मैंने एंडल यूज़ किया. दूसरा, यहाँ पे मैंने एक ही लाइन में बहुत सारे ये ऑपरेटर यूज़ किए. तो ये सारी चीज़ें मैं इसी कोड की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं. तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया और मैं इसको रन कर रही हूँ. सो इफ़ द टोटल इज 100, 80, 76 और 85, योर एवरेज मार्क्स आर 80. तो इन तीनों को आप सम करोगे और डिवाइड बाय 3 करोगे तो उसका इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा. अब चलो मुझे आपको जो एक्सप्लेन करना है यहाँ पे मैं इसी कोड की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करती हूँ. आपने ध्यान दिया कि मैंने यहाँ पे M1, M2 और M3 को 3 सेपरेट लाइन में गेट किया. वापस देखना, मैंने M1, M2 और M3 को मीन्स ये जो तीनों मार्क्स थे मैंने इनको 3 सेपरेट लाइन में गेट किया है. 80, देन इन द नेक्स्ट लाइन 85 एंड देन 90. ठीक है. अब मैं इस कोड में थोड़ा सा चेंज करती हूँ. व्हाट आई एम डूइंग कि मैं यहाँ से इनको रिमूव करती हूँ और M2 और M3. ठीक है. तो मैंने अपने 2 लाइन कम कर लिए. अगेन मैं इसको सेव करके रन करती हूँ. 80, 85 एंड 90. तो क्या इससे यूज़र एक्सपीरियंस चेंज हुआ? नहीं ना. अभी भी आप यूज़र से वैसे ही अलग अलग लाइन में 3 मार्क्स जो हैं वो एंटर करा रहे हो. बट यहाँ पर क्या था, आपने 2 लाइन ऑफ कोड कम कर दिया अपना. इट मीन्स कि M1, M2 और M3 तीनों ही सब्जेक्ट के मार्क्स आपने सिंगल लाइन में गेट कर लिए. तो जिस तरीके से हमने ये तीनों मार्क्स को एक सिंगल लाइन में गेट किया है यूजिंग मल्टीपल टाइम्स दिस ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं कास्केडिंग ऑफ ऑपरेटर. मीन्स एक ही लाइन में हमने मल्टीपल टाइम्स इस ऑपरेटर को यूज़ किया है. ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं. आईओ स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये एक फाइल है जहाँ पे जितनी भी डिक्लेरेशन है ना जो सी आउट और सी इन आइडेंटिफायर्स के लिए रिक्वायर्ड है ना, या फिर इन ऑपरेटर के जो डिक्लेरेशंस हैं ये सब कुछ यहाँ रखे हुए हैं. सो अगर आपको इनको यूज़ करना है तो आपको पहले अपनी फाइल में ये इंक्लूड करना होगा. अदरवाइज़ अगर आप ये इंक्लूड नहीं करोगे तो कंपाइलर को ये लगेगा कि आपने इसको गलत तरीके से यूज़ किया है. कंपाइलर इसको समझ नहीं पाएगा और फिर उसको लगेगा आपने सी आउट और सी इन को इनकरेक्टली यूज़ किया है. सो इफ़ यू वांट टू यूज़ सी आउट, सी इन और ऐसे ऑपरेटर्स तो आपको आईओ स्ट्रीम फाइल है इसको इंक्लूड करना पड़ेगा बिल्कुल टॉप पे. अगर आप यहाँ पे एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन जब स्टार्ट होता है बिल्कुल वहीं पे अगर आप ये बता दोगे कि हाँ हमने आईओ स्ट्रीम इंक्लूड किया है तो कंपाइलर इससे नेसेसरी जितनी लाइब्रेरी फाइल्स होंगी वो इंक्लूड कर लेगा. फिर उसके लिए सी आउट और सी इन अननोन नहीं रहेंगे. लेकिन अगर आप इसको यहाँ से रिमूव कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको कॉमेंट कर रही हूँ. अब आप इसको रन करके देखना. सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप. इट मीन्स कंपाइलर को ये पता ही नहीं चला कि हम कौन से सी आउट की बात कर रहे हैं. कंपाइलर के लिए सी आउट बिल्कुल न्यू ऑब्जेक्ट है. ये वो रेडीमेड ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि पहले से हमें गिवन है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड करना मस्ट है. इसके बाद आते हैं नेम स्पेस एसटीडी पे. अब ये नेम स्पेस एसटीडी क्या है? एक कलेक्शन है आइडेंटिफायर्स का
जैसे कि जो हमारे वेरिएबल नेम हो गया और कुछ अदर टाइप के नेम्स जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप समझ जाओ कि कुछ कलेक्शन है आइडेंटिफायर का जो कि एक ग्रुप और एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। जितने भी आइडेंटिफायर है ना C++ में, वो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को बिलोंग करते हैं जिसका नेम है STD। STD इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को बिलोंग करते हैं। तो अगर हम बात करें इन जनरल, तो नेम स्पेस क्या है? दिस इज जस्ट लाइक योर कॉलेज कैंपस, दिस इज योर A ब्लॉक, दिस इज योर B ब्लॉक, दिस इज योर C ब्लॉक, ठीक है, A, B और C। यहाँ पे कहीं आपका क्लासरूम है, यहाँ पे कहीं B ब्लॉक का एक क्लासरूम है, C ब्लॉक के क्लासरूम से। अगर किसी को A ब्लॉक के इस क्लासरूम में आना है तो क्या वो डायरेक्टली फ्लाई करके इस क्लासरूम में आ सकता है? नहीं ना, उसको सबसे पहले कॉलेज कैंपस में आना पड़ेगा, देन उसको A ब्लॉक में आना पड़ेगा, देन वो इस क्लासरूम में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लासरूम एक्सेस करना है तो यही तरीका है जिससे कि आप इस क्लासरूम को एक्सेस कर सकते हो। कैसे? कॉलेज, A ब्लॉक, and then suppose that this is your 101 classroom, so 101 classroom. Is it okay? क्या मैं डायरेक्टली यहाँ जंप करके आ सकती हूँ? नहीं आ सकती। मैं कॉलेज से A ब्लॉक में आऊँगी, कैंपस से, और A ब्लॉक से 101 में आऊँगी। तो ठीक इसी तरीके का हमारा नेम स्पेस होता है। जैसे आपका कॉलेज है, कलेक्शन है, एक कैंपस है जिसके अंदर ABC ब्लॉक है, वैसे ही नेम स्पेस एक कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप के आइडेंटिफायर्स का, जहाँ पे कुछ दूसरी कलेक्शंस होंगे, उस कलेक्शन के अंदर कुछ दूसरे कलेक्शंस होंगे। तो अगर आपको कोई एक आइडेंटिफायर यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले उसके कलेक्शन का नेम मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा सी इन और सी आउट है ना, ये STD, जो सी इन, जो हमारा सी इन और सी आउट है ना, ये STD कलेक्शन को बिलोंग करता है। तो अगर मुझे ये दोनों ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है तो मुझे इस कलेक्शन का नेम मेंशन करना पड़ेगा, तभी मैं सी इन और सी आउट को रीच कर सकती हूँ। मैं डायरेक्टली जंप करके सी इन और सी आउट को रीच नहीं कर सकती। अब सी इन और सी आउट को रीच करने का मेरे पास दो वे है, ठीक है। पहला कि मैं ऑब्जेक्ट से पहले उस कलेक्शन का नेम मेंशन कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहला वे बताती हूँ। इस ऑब्जेक्ट से पहले मैं इस कलेक्शन का नेम मेंशन कर दूँ विद SRO ऑपरेटर। ये जो आपको डबल कोलन दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं, दिस डबल कोलन इज नोन एज SRO, ठीक है। और SRO का मतलब होता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इसके बहुत सारे पर्पस हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सी आउट से पहले मैंने STD यूज़ कर लिया, और फिर सी इन से भी पहले मुझे सेम काम करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे आपने सी आउट यूज़ किया है, उससे भी पहले मेरे पास सी इन STD यूज़ करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने कितनी बार STD यूज़ किया? STD स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, STD स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर अगेन यहाँ पे STD स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। फिर मैंने इसको सेव किया और रन किया। अब देखो यहाँ पे एंडल, ये भी इसी को बिलोंग करता है, STD को ही बिलोंग करता है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? इससे पहले भी STD स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब मैं इसको रन करूँगी, 80, 90, 85, ओके। तो आपने देख लिया ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा। तो एक तरीका तो ये था, जब मैंने यूजिंग नेम स्पेस STD टॉप पे मेंशन नहीं किया है, मैंने हर आइडेंटिफायर से पहले उसका कलेक्शन नेम मेंशन कर दिया। बट क्या ये फिजिबल है? नहीं है ना। तो सेकेंड वे हमारे पास ये है कि मैं इससे बिल्कुल टॉप में अपने प्रोग्राम की उस कलेक्शन का नेम मेंशन कर दूं जिसके आइडेंटिफायर्स मैं पूरे प्रोग्राम में यूज़ करने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे सी आउट यूज़ करना है, सी इन यूज़ करना है और एंडल यूज़ करना है। तो मुझे पता है ये सब STD को बिलोंग करते हैं। तो मैंने क्या किया, एंडल, सी इन और सी आउट के प्रीफिक्स में जो मैंने ऐड किया था STD और ऑपरेटर, उसको मैंने रिमूव कर दिया और बिल्कुल टॉप में, मेन से जस्ट पहले मैंने टॉप में मेंशन कर दिया यूजिंग नेम स्पेस STD। अब इस यूजिंग कीवर्ड की हेल्प से क्या हुआ कि अब मैं पूरी प्रोग्राम में अपने
विदाउट मैंशनिंग एसटीडी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि हमने एसटीडी को इंक्लूड कर लिया है यहाँ पे। कंट्रोल एस से सेव किया और रन किया। ठीक है, अब भी ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया। नेम स्पेस एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी बेसिकली आपको इतना ही जानने का नीड था कि इसको अगर हम नहीं लिखते हैं तो क्या मेरे पास कोई दूसरा वे है जिससे कि हम प्रोग्राम अपना लिख सकें। ये सी आउट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, रेडीमेड ऑब्जेक्ट है। इसके साथ मैंने यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज़ किया है। इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं पुट टू ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को मैं क्या बोल सकती हूँ, इंसर्शन ऑपरेटर, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ पुट टू ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या करता है, इस ऑपरेटर के राइट साइड का जो कंटेंट होता है ये लेफ्ट साइड के ऑब्जेक्ट को रीडायरेक्ट कर देता है। ये आपको पता है, सी आउट का मतलब कंसोल आउटपुट, तो यहाँ से जो भी कंटेंट होगा वो लेफ्ट साइड मीन्स कंसोल पे प्रिंट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑपरेटर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर है। तो C++ में ना एक फीचर है जिसमें हम ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते हैं। ओवरलोड का मतलब है एक ऑपरेटर से मल्टीपल काम हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर की तरह वर्क नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पे ये वर्क कर रहा है इंसर्शन ऑपरेटर की तरह। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आप एक इंडिविजुअल स्टूडेंट हैं अगर, तो आपके कॉलेज टाइम में आप एक स्टूडेंट हैं, लेकिन शाम में घर जाने के बाद आप अपने फैमिली के एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, तो हो सकता है आपके पास कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, आपको वो भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से इस ऑपरेटर के पास भी टाइम टू टाइम इनका जो वर्क है वो चेंज होता रहता है। अब आते हैं सीन के पास। सीन अगेन एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट है। इसके साथ जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं, वो बेसिकली ओरिजिनली होता है राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर, बट इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, या फिर गेट फ्रॉम ऑपरेटर, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम किसी भी वैल्यू को गेट करते हैं कंसोल से। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं कंसोल से, दैट्स वाई इट इज़ रिटन एज और इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और गेट फ्रॉम ऑपरेटर। क्या करते हैं हम यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट के राइट हैंड साइड से वैल्यू को, लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू को हम गेट करते हैं और राइट हैंड साइड को हम असाइन कर देते हैं। ये जो भी ये इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूँ या इस स्टेटमेंट की बात करूँ, तो इसका मतलब होता है कि कोटेशन मार्क के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे, जो भी फ्रेज लिखोगे, ये क्या स्ट्रिंग है, एक कांस्टेंट स्ट्रिंग है, जो भी आप लिखोगे वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। बट अगर आपने इसको डबल कोट के अंदर नहीं लिखा है तो कंपाइलर ये समझ रहा है कि यहाँ पे कोई वैल्यू रखी हुई है, ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। मुझे एंडल बचा आपका। एंडल क्या है, बेसिकली ये एक मैनिपुलेटर है। एंडल को हम क्या बोलते हैं, मैनिपुलेटर बोलते हैं। इससे हम एक नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम जंप कर जाते हैं। अब इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक नई फाइल बना के मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज दैट मैंने लिखा सी आउट, दिस इज this is Huggybug, your learning platform. सी, मैंने एक लाइन में लिखा दिस इज Huggybug, योर लर्निंग प्लेटफॉर्म, और योर लर्निंग प्लेटफॉर्म मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है। अब मैं इसको रन करूंगी तो क्या होगा, सेव किया मैंने और सेव करने के बाद मैंने इसको रन किया। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये कंप्लीट लाइन एक सिंगल लाइन में प्रिंट हो गई। मैंने तो यहाँ पे डबल फ्रेज लिखा था, बट ये दोनों फ्रेज कंबाइन होके एक सिंगल लाइन में प्रिंट हो गए, जस्ट बिकॉज सी आउट क्या करता है,
कंट्रोल जिस पोजीशन पे होगा वहीं से फिर नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने लगता है, वहीं से फिर नेक्स्ट फ्रेज इंक्लूड कर देता है। तो जिस वक्त दिस इज हग योर बग प्रिंट हुआ था उस वक्त कंट्रोल यहाँ था, यहीं पे फिर हमारा नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट फ्रेज यहीं से प्रिंट हो गया। अब मैं तो चाहती थी कि दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है, मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ एंड एल। दिस इज अ वे, मैं इस तरीके से ऐसा करते हैं क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसको मैं कॉपी करती हूँ, यहाँ पे पेस्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं एंड एल लिखती हूँ। ठीक है, सेव किया कंट्रोल एस से और फिर रन किया। अब देखो लास्ट में अब कंट्रोल कहाँ था, यहाँ पर प्लेटफॉर्म के बाद ना, तो दिस इज हग योर बग कहाँ प्रिंट हो गया, नेक्स्ट लाइन में। और फिर योर लर्निंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइन चेंज किया था तो बग के बाद लाइन चेंज हुआ और फिर योर लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट लाइन में आ गया। अगर मैं चाहती थी कि यहाँ के बाद लाइन ब्रेक हो तो मुझे क्या करना चाहिए था, यहाँ पर एक एंडल यूज़ करना चाहिए था। कंट्रोल एस से सेव किया और फिर मैंने इसको रन किया। सी, तो इस पहले एंडल ने क्या किया, यहाँ से लाइन टर्मिनेट किया और फिर दिस इज हग योर बग के बाद आपने एंडल यूज़ किया था, तो बग के बाद वापस एक लाइन टर्मिनेट हुआ, लाइन चेंज हुआ और योर लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रिंट हुआ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। C++ में दो और तरीके हैं जिससे कि आप लाइन चेंज कर सकते हो, जिसको हम प्रेफरेबली बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। दिस इज हग योर बग, यहाँ मैं लिखूँ और मुझे क्या करना है, इन दोनों के बाद एक लाइन चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगी, सी आउट के बाद मैं यहाँ पे डबल कोट में एक स्लैश एन दे दूँगी। ठीक है, इससे क्या होगा, स्लैश एन, इसको हम न्यू लाइन कैरेक्टर भी बोलते हैं, ये सी का तरीका होता है लाइन चेंज करने का। अगेन वो C++ में यूज़ होता है। तो बग के बाद सबसे पहले एक लाइन चेंज होगा और उसके बाद योर लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रिंट होगा। बट यहाँ क्या होगा, योर लर्निंग प्लेटफॉर्म एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद सेम लाइन में दिस इज हग योर बग कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं यही काम कर सकती हूँ। स्लैश एन से मैंने क्या किया, लाइन चेंज किया और इसको डन, कंट्रोल एस से सेव और वापस रन। डन। तो ये पहले वाला लाइन नंबर 5 और 6 हमने एक ही लाइन में प्रिंट कर लिया। लाइन नंबर 7 और 8 के लिए हमने दो लाइन यूज़ किया है और फिर लाइन नंबर 9 और 10 हमने डबल लाइन में प्रिंट किया है। अब एक और क्या काम कर सकते हैं हम, एक तरीका हमारा ये हो सकता है कि मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको, स्लैश एन और इसी फ्रेज में, जो फ्रेज मैंने पहले लिखा था ना, उसी फ्रेज में मैंने स्लैश एन को इंक्लूड कर लिया। तब भी ये सेम वर्क करेगा लाइन नंबर 14, 15 जैसा कि लाइन नंबर 11, 12 और 12 वर्क कर रहा था। सेव किया, रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका लाइन नंबर 14, 15। और कैसे कर सकते हैं हम, एक और तरीका है हमारे पास और वो है सिंगल स्लैश एन। तो कंट्रोल सी, इसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट कर देती हूँ और इसको अगर मैं सिंगल स्लैश एन लिखती हूँ तो भी ये सेम वर्क करेगा। सेव किया और रन करते हैं। डन। तो आई होप आपको बेसिक और फंडामेंटल में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। दिस इज़ द फर्स्ट क्लास। तो यहाँ मैं बहुत डेप्थ में किसी भी टॉपिक पे नहीं जाना चाहती हूँ। मैं पहले आपको किसी भी प्रोग्राम का ओवरले समझाना चाहती थी कि आपको प्रोग्राम देखने में कैसा लगेगा, यहाँ पे हम कैसे कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आई थिंक मैंने आपको प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन समझा दिया, कोड कंपाइल कैसे होता है बैकएंड में और एग्जीक्यूट कैसे होता है, ये हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए सीखना। अदरवाइज़ ये जो प्रॉब्लम आती है ना स्टूडेंट्स को कि इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या हुआ होगा,
ये हम समझ नहीं सकते जब तक हमें ये पता नहीं चलता है कि बैकएंड में हमारा फाइल कैसे सेव होता है, कोड कैसे कंपाइल होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो ये भी मैं आपको बहुत डिटेल में सिखाऊंगी। इतना डिटेल में आप सीखेंगे जितना डिटेल में आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ऐसे ही कोई भी C++ की फाइल कंपाइल और एग्जीक्यूट होती होगी। बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप होता हुआ देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, बिकॉज मुझे आपको बहुत बेसिक सिखाना था। आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। जितना भी टॉपिक हमने अभी तक डिस्कस किया है बहुत बेसिक था, डे 1 का था। तो कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज रात तक आप जितने डाउट्स भी वहाँ पे रख सकते हो रखना इन्हीं टॉपिक्स के, वो मैं कल आपको कवर कर दूँगी। कल हम वापस लाइव क्लास ही करेंगे तो वहाँ पे वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे जितना हम कर पाएँ। आगे आने वाली क्लासेस में हम और एडवांस सीखेंगे। अभी बहुत बेसिक मैंने इसलिए सीखा है बिकॉज यू रिक्वेस्टेड कि हमें बहुत स्क्रैच से सीखना है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल आपको स्क्रैच से सीखा है। आई होप कि आप थोड़ा सा फैमिलियर हो रहे होंगे और आपको अब C++ उतना टफ नहीं लगेगा। इस पूरे वीडियो का फीडबैक कैसा रहा, आपको कैसा, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा है, वो सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना मुझे। मैं चैट पढ़ूंगी सबका, ठीक है। एनीथिंग एल्स जो भी रिक्वायर्ड हो आप सब वहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।